बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हमारे पास जो चीज़ है डिस्कशन के लिए वो है एविडेंसेस ऑफ द एटम। पहले हमने एटम की हिस्ट्री को डिस्कस किया, उसके बाद हमने एटम की डेफिनेशन को डिस्कस किया। अब हमारे पास जो एटम को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, उसमें से थर्ड कैटेगरी हमारे पास एविडेंसेस ऑफ द एटम है कि एटम एग्जिस्ट करता है नहीं करता, या फिर आप उसके साइज़ को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में हमने बात करनी है। और अगर आपने अंदाज़ा लगाया तो किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए अंदाज़ा लगाया, उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। इसके अलावा अब इस लेक्चर के अलावा भी हमारी एक कैटेगरी रहेगी, दैट इज़ सब एटॉमिक पार्टिकल। उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम एविडेंसेस ऑफ द एटम की। एविडेंसेस एटम के बारे में हमारे पास कुछ स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, किसी चीज़ को अगर हमने देखना है कि क्या वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास नेक्ड आई। हम अपनी आँख से उसे देखेंगे कि क्या वो आया कि हमें नज़र आती है या नहीं आती। तो एटम का साइज चूँकि मच स्मॉलर है, इसी वजह से हम नेक्ड आई से एटम को नहीं देख सकते। तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रुक जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, आप यूज़ करें ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप या फिर लाइट माइक्रोस्कोप को। अमूमन स्कूल या कॉलेज की लैब में ये पाए जाते हैं, होप सो कि आप लोगों ने इसको देखा हुआ। तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप या फिर लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए क्या हम एटम के बारे में बता सकते हैं, क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या उसके साइज के बारे में बता सकते हैं। तो वो देखते हैं एटम के साइज के बारे में ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर हम विजिबल लाइट को इस्तेमाल करते हैं, या जिसे आप वाइट लाइट कहते हैं। इसको हम इल्यूमिनेशन के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है माइक्रोस्कोप में एक मिरर लगा होता है, आप नीचे ऑब्जेक्ट को रखते हैं और फिर आप एक साथ में उस मिरर के ऊपर लाइट को एडजस्ट करते हैं, और वो लाइट फॉल करती है। विजिबल लाइट जब ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, उसके बाद आपको वो ऑब्जेक्ट उस माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आता है। तो आप उसके अंदर इल्यूमिनेशन के सोर्स के तौर पे जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं वो है विजिबल लाइट या फिर वाइट लाइट, जिसमें चीज़ों को हम देख सकते हैं सिंपल वे। उसकी वेवलेंथ जो होती है हमारे पास, वो नियर अबाउट 450 से 750 नैनोमीटर के दरमियान होती है। अब ये एटम के साइज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वेवलेंथ है। इवन एटम के साइज के बारे में अगर अंदाज़ा लगाना है तो एटम का जो डायमीटर है वो नियर अबाउट 0.2 नैनोमीटर तक होता है। अब 0.2 के मुकाबले में 450 या 750 नैनोमीटर बहुत ज़्यादा वेवलेंथ है, इसलिए हम लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए एटम को नहीं देख सकते। उसके बाद इसकी लिमिटेशन ये है कि आप उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकेंगे जिनकी वेवलेंथ या तो ग्रेटर हो या फिर बराबर हो 450 से। अगर इससे कम वेवलेंथ वाला आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, मतलब इससे कम साइज का ऑब्जेक्ट आपके पास होगा, तो उसको आप नहीं देख सकते। अब ये वाला ऑप्शन भी नहीं यूज हुआ, ये वाला भी नहीं यूज हुआ। अब थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे हम एटम को देख सकते हैं। किस तरह से? देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट या वाइट लाइट की बजाय हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं, और इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है नियर अबाउट वो आपके पास 10⁻³ नैनोमीटर होती है। तो इससे हम एटम को देख सकते हैं। इसी को इस्तेमाल करते हुए आपकी बुक में एक एग्जांपल भी दी गई है। आपने ग्रेफाइट का एक टुकड़ा लिया, पीस लिया, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, पुट किया, तो क्या होगा? आपके पास किस तरह का कुछ एक इमेज आपके बुक पे बना हुआ है। अब ये इमेज क्या बताता है हमें? एक इसमें डार्क बैंड्स है और दूसरे वाइट बैंड्स है। अब उन्होंने बुक पे ऐसे ही मेंशन किया हुआ है कि जो आपके पास होंगे डार्क बैंड्स, ये एम्प्टी स्पेसेस होंगी, और जो आपके पास वाइट बैंड्स होंगे यानी कि वाइट स्पेसेस होंगी, वाइट स्पेसेस को वाइट स्पेसेस ही कह सकते हैं। इससे आसान उर्दू मैं नहीं बना सकता, वैसे ये इंग्लिश ही है। मतलब वाइट स्पेसेस, सफेद जगह जो है, ये आपके पास होंगे कार्बन एटम्स, और जो आपके पास हैं डार्क बैंड्स, ये आपके पास होंगे एम्प्टी स्पेसेस। अब हमें कैसे पता चला कि ये जो वाइट स्पेसेस हैं ये कार्बन एटम है और ये जो डार्क बैंड्स हैं इनमें कार्बन एटम नहीं है? तो बात ये है कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन एटम्स लेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए ना थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं मजीद एफएससी के लेवल तक। देखें, ये
कार्बन एटम वाइट स्पेसेस क्यों शो कर रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन एटम्स हैं? सिंपल वे, जहाँ पे कार्बन के एटम होंगे वहाँ कार्बन के इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब लाइट फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन की बीम फॉल करेगी, तो वो क्या करेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। जब एक्साइटेड करेंगे उनकी एनर्जी मतलब ज़्यादा है, और जब वो एक्साइटेड हो जाएंगे अपनी जगह से मूव करेंगे। लेकिन कभी ना कभी जब उनकी एनर्जी दोबारा से लूज होगी, वो दोबारा से अपनी जगह पे वापस आएंगे, यानी कि उनकी डी एक्साइटेशन होगी। जब एनर्जी गेन करेंगे एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, जब एनर्जी लूज करेंगे डी एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। तो ये डी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से जब वो एनर्जी गेन या लूज करेंगे तो वो एनर्जी आपके पास इन द फॉर्म ऑफ द लाइट होगी, और उसी लाइट की वजह से यहाँ पे आपके पास वाइट बैंड्स क्रिएट होंगे। हम कहेंगे कि यहाँ पे कार्बन एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस हैं या फिर आप कह रहे हैं कि डार्क बैंड्स हैं, यहाँ कार्बन के एटम होंगे नहीं, उनके इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं होगी, ना एक्साइटेशन होगी ना डी एक्साइटेशन होगी। इसी वजह से हम कहेंगे दीज आर एम्प्टी स्पेसेस, यहाँ पे कार्बन के एटम एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये इंफॉर्मेशन हमें देती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है फोर्थ, एक्सरे वर्क। एक्सरे वर्क से एटम के डायमीटर का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक्सरे वर्क से स्टडी से ये पता चला है कि एटम का डायमीटर नियर अबाउट 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज -10 मीटर होता है। इसी to अगर आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इसी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दें। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हाँ, देयर वाज अ पॉइंट कि जब आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ग्रेफाइट के एक टुकड़े को रखा था, तो आपने उस इमेज को 15 मिलियन टाइम जूम किया था, 15 मिलियन टाइम, तब जाके आपको वो एक जो है ना डायग्राम ऑब्टेन होती है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अच्छा, अब इसको हम करने जा रहे हैं आगे सॉर्ट आउट कि एटम का डायमीटर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज -10 मीटर। ये एक्सरे वर्क ने हमें बताया। अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आप इसी वैल्यू को 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज -10 है, इसी को मल्टीप्लाई करते हैं आप 10 टू रेज 9 से, और साथ में लिखते हैं n, मतलब ये अब नैनोमीटर में कन्वर्ट हो गया। इसी को अगर आप सॉल्व आउट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज -1 नैनोमीटर। 2 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.2 नैनोमीटर। तो एटम का जो डायमीटर है नियर अबाउट 0.2 नैनोमीटर होता है। ये बात हमें एक्सरे वर्क से पता चली। अब डायमीटर क्या होता है आपको पता है, एटम स्फेरिकल शेप है, उसकी एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक का जो डिफरेंस होगा, फासला होगा, उसे उसका डायमीटर कहेंगे। लाइक इस तरह से अगर आप बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा वो इसका डायमीटर होगा। इसी को आप एंगस्ट्रॉन में भी लिख सकते हैं, तो ये आपके पास 2 एंगस्ट्रॉन होगा। अब ये तो आपके पास हो गया डायमीटर। अगर इसका रेडियस पूछा जाए तो ये इसका यहाँ पे हाफ हो जाएगा, मतलब इस वैल्यू को आप 2 से डिवाइड कर दें तो ये एटम का आपके पास रेडियस आ जाएगा। ये एक्सरे स्टडी हमें बताती है। आगे चलते हैं। there might be some voices behind the video, तो एडजस्ट करें उनको, अनअवॉइडेबल हैं। हम भी कॉलेज में सुनते हैं, पीछे वॉइसेस होती हैं, हम भी एडजस्ट करते हैं, आप भी करें, जस्ट किडिंग। एक्सरे वर्क के बाद हमारे पास है मैसेज ऑफ द एटम। ये लास्ट पॉइंट है हमारा एविडेंसेस ऑफ एटम का। मैसेज ऑफ एटम जो है आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 10 टू रेज -25 किलोग्राम से 10 टू रेज -27 किलोग्राम के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 10 टू रेज -25 किलोग्राम से 10 टू रेज -27 किलोग्राम के दरमियान एटम के मैसेज एग्जिस्ट करते हैं। नो किलोग्राम इज अ बिगर वैल्यू। हम एटम को किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते, उसका वेट किलोग्राम में हम नहीं कर सकते। अगर आप इसी वैल्यू को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली 10 टू रेज 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 टू रेज -25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज 3, और इसके साथ अब आप ग्राम लिखेंगे, और इसको भी एज इट इज कर दें 10 टू रेज -27 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज 3, और अब इसके साथ ग्राम लिखते हैं। इनको सॉर्ट आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 टू रेज -22 ग्राम, और इसको करेंगे तो 10 टू रेज आपके पास आ जाएगा -24 ग्राम। तो एटम के जो मैसेज होते हैं ग्राम के अंदर 10 टू रेज -22 ग्राम से लेकर 10 टू रेज -24 ग्राम के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। अब ये भी बिगर वैल्यू है। एटम
मच स्मॉलर क्वांटिटी है आपके पास, आप उसको इसमें भी ग्राम में भी मेजर नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने, केमिस्ट्स ने जो है कोशिश करके एक और यूनिट डिस्कवर किया और वो आपके पास लाते हैं AMU। तो 1 AMU आपके पास इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज -27 किलोग्राम। अब नाउ इट्स अगेन इन किलोग्राम, आप इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सो 1 AMU विल बी इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज -27, मल्टीप्लाई कर दें इसको 10 टू रेज 3 से, तो ये आपके पास अब साथ में लिखते हैं ग्राम, ये आपके पास अब वैल्यू ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। सो 1 AMU will be equal to 1.66 multiplied by 10 to raise -24 ग्राम। तो अगर आप ग्राम और AMU के कन्वर्जन करना चाहते हैं तो आप इस लास्ट वाले वैल्यू का इस्तेमाल करें और इससे आप इनकी कन्वर्जन कर सकते हैं। सो आप एटम के मास को AMU में कैलकुलेट कर सकते हैं और ग्राम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल वे में। और हाँ, ये तो आपके पास है 1 AMU जो है इतने ग्राम के बराबर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ग्राम कितने AMU के बराबर होगा, तो सिंपल सी बात है, इस वैल्यू को आपने इधर डिवाइड कर देना है और ये आपके पास बराबर होगा 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज 23। इसको आप इधर डिवाइड करेंगे तो ये ऑब्टेन होगा 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज 23 AMU। ये 1 ग्राम इसके इक्वल होगा। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने MCQs के लिहाज से डिस्कस किए। मैंने पहले भी इस टॉपिक के स्टार्ट में बताया था, इस टॉपिक से ज़्यादातर MCQs आती हैं, तो इनको MCQs के लिए प्रिपेयर करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हों एटम में, तो एटम के साइज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए एक बात मेंशन की गई है कि आप अगर एक फुल स्टॉप लगाते हैं एक लेड पेंसिल से या फिर एक पेन से, यानी कि निब से एक फुल स्टॉप एक कागज़ के ऊपर लगाते हैं, तो उस एक फुल स्टॉप के नीचे नियर अबाउट 2 मिलियन एटम कागज़ के पाए जाएंगे। तो अंदाज़ा लगा लें कि एटम का जो साइज़ है कितना छोटा होगा और उसको मेजर करने के लिए कितने छोटे यूनिट्स हमें इस्तेमाल करने पड़ते होंगे। सो ये हमारे पास तीसरी कैटेगरी एविडेंसेस ऑफ द एटम कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं चौथे कैटेगरी की तरफ, जो कि हमारे पास है सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ी सी देर के बाद। इसके अंदर आपको कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।